हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग केस स्टडी रिसर्च के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ऐसे एमसीक्यूज जो जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे और इसके बाद भी पूछे जाएंगे। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स इस टॉपिक पर क्लियर हो जाएगी और आपको एमसीक्यूज एग्जाम में सॉल्व करने में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो स्टूडेंट्स, जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 7 to 10 दिसंबर में है। ओके, 7 to 10 दिसंबर। और इसके पूरे मार्क्स 100 है एंड इट हैज टू सेक्शंस, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि सभी के लिए कॉमन होता है, एंड पेपर 2 इज फॉर सब्जेक्ट। एंड पेपर 1 इज कैरीज 50 मार्क्स एंड पेपर 2 कैरीज 50 मार्क्स। सो अगर आपको जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं। ग्लोबल ऑनलाइन टीम आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कोर्स की मदद से आप जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम लोग नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज, तो इसी में ही आपके 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम आपको 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप सारी चीजें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको और आपको जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपकी बिल्ड हो जाए। ओके, सो इसी में से ही आपको एग्जाम में 40 एमसीक्यूज मिल जाएंगे आउट ऑफ 50 एमसीक्यूज। ओके, और ये सारी चीजें हम आपको हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों भी लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इस कंप्लीट कोर्स की वजह से आप एंट्रेंस एग्जाम तो क्वालिफाई कर ही पाओगे, बट आपको इंटरव्यू सेशन में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस कंप्लीट कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस कीजिए, ताकि आप जेन्यू एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सको और आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम मिले कि आप उनके लिए प्रिपेयर कर सको। स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए। फॉर दैट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है। जब आप लॉग इन करोगे तो आपके आपके ऐप पर ये स्क्रीन मिल जाएगा। देन स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आप जेन्यू टाइप कीजिए, देन आपको कोर्स का ओवरव्यू मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी ड्यूरेशन है 1 मंथ। कंटेंट सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स नोट्स देख सकते हो, तो आप यहाँ पे डेमो लेक्चर्स देखकर कोर्स को परचेस भी कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और हमें ये जानना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, केस स्टडी कैन इन्वॉल्व मल्टीपल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन सच एज इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, प्री रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स एंड सेकेंडरी डेटा। जैसे कि हमें पता है, केस स्टडी ये एक रिसर्च मेथड है, मतलब ये एक रिसर्च टाइप है और ये क्वालिटेटिव रिसर्च टाइप है। और इसमें हम लोग डिटेल्ड जानकारी लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में अगर हमें डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, केस स्टडी। तो केस स्टडी में बहुत मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्शन के। फॉर एग्जांपल, उसमें इंटरव्यूज भी आते हैं, जिसमें हम लोग नहीं क्या, हम लोग रिसर्चर को अलाउ करते हैं कि वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले ले अबाउट इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स, और हम लोग फेस टू फेस इंफॉर्मेशन लेते हैं इसमें। दूसरा होता है कि ऑब्जर्वेशंस, जैसे कि हमें पता है कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि पीपल एग्जैक्टली एनवायरमेंट में कैसे बिहेव करते हैं। तीसरा है प्री रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट एनालिसिस करते हैं इसमें। और यहाँ पे हम लोग एग्जामिन करते हैं डॉक्यूमेंट्स सच एज ऐसे डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी रिकॉर्ड्स हो या फिर मीडिया रिपोर्ट्स हो या फिर डेमोग्राफिक डेटा हो, ये सारी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग एनालाइज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज सेकेंडरी डेटा, यानी कि हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी डेटा का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, राइट। और दूसरा है, केस स्टडी कैन हैव रिगरस एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल्स। रिगरस यानी कि वेरी हार्ड, यानी कि वेरी एक्सट्रीम। बट केस स्टडी में हम लोग एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल्स का इस्तेमाल करते ही नहीं है। ओके, इसमें हम लोग वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल्स इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल्स यानी कि उसमें ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब उनके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं।
ओके। बट केस स्टडी में हम लोग रिगरस एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, सो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है 3, बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें पूछा है कि केस स्टडी डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व्स प्रोसीडिंग फ्रॉम, यानी कि जब भी हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं इन द केस स्टडी रिसर्च, तो वो डेटा एनालिसिस कहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहला ऑप्शन है जनरल टू मोर स्पेसिफिक, दूसरा है स्पेसिफिक टू मोर जनरल, तीसरा है वेरिएबल्स टू कॉजेलिटी एंड द लास्ट वन इज कॉजेलिटी टू कोरिलेशन। सो जैसे कि हमें पता है जब भी हम लोग केस स्टडी करते हैं तो इसमें मोस्टली क्या होता है, हम लोग जो पर्सन्स होते हैं उन पर्सन्स के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग मोस्टली पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च में पार्टिसिपेट करवाते हैं और उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो थियरी देखेंगे, राइट। मतलब जो जनरल थियरी है वो देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग मोर जो स्पेसिफिक कंक्लूजन होता है उसके तक आ जाएंगे, मतलब उसके एंड तक आ जाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा कि हमने डेटा कलेक्शन मेथड्स देखे कि इंटरव्यूज थे, ऑब्जर्वेशन थे, इवन हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं, राइट। तो इन सब चीजों के लिए पहले क्या लगता है कि एग्जिस्टिंग थियरी होनी चाहिए कोई भी, और वो जनरल थियरी होती है और उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम मोर स्पेसिफिक कंक्लूजन तक आते हैं, यानी कि इट इन्वॉल्व्स प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू मोर स्पेसिफिक। सो ये इसका सही आंसर है। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे हमें पूछा है इन विच मेथड द एनालिस्ट कंपेयर्स केसेस विथ सिमिलर बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑन द स्टडी वेरिएबल लुकिंग फॉर अदर डिफरेंसेस बिटवीन केसेस। ओके, सो इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जहाँ पे रिसर्चर केसेस को कंपेयर करता है जिनके सिमिलर बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो और जिनके डिफरेंट वैल्यूज हो ऑन द स्टडी वेरिएबल, और ऐसे एनालिस्ट देखते हैं कि वेदर देयर इज द डिफरेंसेस बिटवीन द केसेस। ओके, सो पहला ऑप्शन है मेथड ऑफ डिफरेंस। सो एज द नेम सजेस्ट इट इज द मेथड ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग दो फेनोमेनन में जो भी कुछ थिंग्स है उनको हम लोग कंपेयर करते हैं, बट यहाँ पे दोनों भी फेनोमेनन अलग होते हैं। यानी कि पहला फेनोमेनन ऐसा होता है जिसमें हम जो वेरिएबल्स को कंपेयर करना चाहते हैं वो वेरिएबल्स उनमें होते हैं, और दूसरा जो फेनोमेना होता है उसमें वो वेरिएबल्स नहीं होते हैं, फिर भी हम लोग उनको कंपेयर करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इनमें जो वेरिएबल्स है वो इस फेनोमेनन के कॉज है या नहीं। बिकॉज जो फेनोमेनन है जिसमें हम जिन वेरिएबल्स को कंपेयर करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं है, उसमें कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स होते हैं, और ये कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स दोनों भी फिनोमिनन के बीच कॉमन होते हैं। ओके, आई नो इट इज a bit difficult to understand, but still just remember one thing that in method of difference हम लोग क्या करते हैं, दो अलग फेनोमेनन में जो वेरिएबल्स है उनको हम लोग कंपेयर करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इनमें जो वेरिएबल्स है वो इस फेनोमेनन के कॉज है या नहीं। ओके, दूसरा है मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये रिसर्च ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम लोग रिसर्च कर ले उसमें ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये इस आइडिया के बिहाइंड कौन सी कॉन्सेप्ट है, राइट। दैट्स व्हाई इसका नाम है मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तीसरा है मेथड ऑफ कॉन्जेक्चर। कॉन्जेक्चर का मतलब होता है आइडिया, आइडिया यानी कि हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सही है या फिर गलत है। एंड द लास्ट वन इज मेथड ऑफ अग्रीमेंट। सो मेथड ऑफ अग्रीमेंट ये एग्जैक्टली मेथड ऑफ डिफरेंस से डिफरेंट है, मतलब अपोजिट है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को जिनके सिमिलर बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ओके, और ये करने की वजह से रिसर्चर को क्या मिलता है, जो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स होते हैं रिसर्च में जो हमारे रिसर्च के लिए नेसेसरी नहीं होते हैं
उसको रिसर्चर एलिमिनेट कर पाता है। यानी कि यहाँ पे जो जिस मेथड के लिए पूछा है वो है मेथड ऑफ अग्रीमेंट, बिकॉज यहाँ पे जो रिसर्चर कंपेयर करता है केसेस, उनके सिमिलर बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, सिमिलर बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये एक बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखो तो आपको नजर आएगा कि इसका आंसर है मेथड ऑफ अग्रीमेंट। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे भी हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, और हमें ये जानना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, टू बी कॉल्ड अ केस स्टडी इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रीट द टोटल स्टडी पॉपुलेशन एज वन एंटाइटी। सो जैसे कि हमने देखा कि केस स्टडी में जो हमारे पॉपुलेशन होता है, जो हम लोग लेते हैं हमारे स्टडी के अंडर, वो एक एंटाइटी होती है। ओके, वो उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी फेनोमेनन हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, राइट। और यहाँ पे हम लोग डिटेल्ड और इन डेप्थ जानकारी लेते हैं उस चीज के बारे में जिसके लिए हमें स्टडी करना है। तो अगर हमें किसी भी रिसर्च मेथड को केस स्टडी बोलना है, देन इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट द टोटल स्टडी पॉपुलेशन एज वन एंटाइटी। ओके, सो यानी कि पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, और दूसरे स्टेटमेंट में बोला है कि इन अ केस स्टडी डिजाइन द केस यू सिलेक्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ थरो होलिस्टिक एंड इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट यू वांट टू फाइंड आउट। तो यहाँ पे बोला है कि जब भी हम लोग केस स्टडी डिजाइन करते हैं और उसमें हम लोग जो भी कुछ केस सिलेक्ट करते हैं, तो वो एक बेसिस होता है एक थरो नॉलेज का और इन डेप्थ नॉलेज का। ओके, जो हमें फाइंड आउट करना है, एंड इट इज ट्रू, बिकॉज केस स्टडी हम उसके लिए ही करते हैं कि हम किसी भी चीज के बारे में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन जान सके, राइट। सो ये इसका करेक्ट है। सो विच मीन्स दैट ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि इसका सही आंसर है फोर, बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट वन फॉल्स है बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। अब स्टूडेंट यहाँ पे पूछा है कि इन विच एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस द एनालिस्ट एक्सप्लोर्स अ स्मॉल नंबर ऑफ केसेस एज few as one in a detail to see whether events unfold in the manner predicted, and if the subject involves human behavior whether actors स्पीक एंड एक्ट एज द थियरी प्रेडिक्ट्स। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो एनालिसिस है, जो ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस का एक टाइप है, जिसमें एनालिस्ट स्मॉल नंबर ऑफ केसेस को एक्सप्लोर करता है। तो वो जो केस है वो एक भी हो सकता है या फिर एक से भी ज्यादा हो सकता है इन अ डिटेल। तो ऐसे स्मॉल नंबर ऑफ केसेस को वो डिटेल में एक्सप्लोर करता है टू सी वेदर इवेंट्स अनफोल्ड इन द मैनर प्रेडिक्टेड। तो चेक करने के लिए कि कोई भी इवेंट हो वो कैसे अनफोल्ड हो जाता है, मतलब कैसे वो निखर आता है, एंड इफ द सब्जेक्ट इन्वॉल्व ह्यूमन बिहेवियर, और अगर जहाँ कौन से भी सब्जेक्ट में ह्यूमन बिहेवियर है इन्वॉल्व, तो उसमें वेदर वो जो एक्टर्स है वो कैसे स्पीक करते हैं और एक्ट करते हैं एज द थियरी प्रेडिक्ट्स। ओके, सो ये चेक करने के लिए कि कोई भी इवेंट कैसा अनफोल्ड होता है, और ये चेक करने के लिए कि वेदर कोई भी एक्टर हो वो कैसे स्पीक करता है और एक्ट करता है एज द थियरी प्रेडिक्ट्स। तो पहला एनालिसिस है फोकस्ड ग्रुप एनालिसिस। तो फोकस्ड ग्रुप एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप को हम लोग इकट्ठा करते हैं और उस स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल में हम लोग डिस्कशन करते हैं ऑन द सर्टेन टॉपिक। ओके, और वो जो डिस्कशन होता है दैट डिस्कशन इज यूजुअली लेड बाय द मॉडरेटर, और जहाँ पे मॉडरेटर ये सारी जो पीपल्स होते हैं उनको क्वेश्चंस पूछते हैं और उनको गाइड करते हैं कि ये जो कॉन्वर्जेशन वो है वो कैसे हो जाए, और उसके ऊपर जो भी उनको इंफॉर्मेशन मिलती है उसके ऊपर वो लोग एनालिसिस भी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल का इस्तेमाल करते ही है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि यहाँ पे एक एक इंडिविजुअल होगा तो उसको हम लोग फोकस्ड ग्रुप एनालिसिस नहीं कहेंगे, बिकॉज यहाँ पे लिखा भी है एज फ्यू एज वन। ओके, तो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा है इंटरव्यू एनालिसिस। एज वी नो इंटरव्यू एनालिसिस में हम लोग फेस टू फेस इंटरव्यूज लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग स्मॉल नंबर ऑफ केसेस को इकट्ठा नहीं करते हैं, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया। तीसरा है केस स्टडी एनालिसिस।
सो केस स्टडी एनालिसिस ये एक ऐसा एनालिसिस मेथड है जिसमें हम लोग केसेस को इकट्ठा करते हैं या फिर एक ही केस को लेते हैं और उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं ताकि हमें पता चल सके डिटेल में वो इवेंट कैसा हुआ है, डिटेल में व्हाट इज अबाउट दैट इंडिविजुअल, व्हाट इज अबाउट दैट फिनोमिनन। सो यानी कि ये इसका सही आंसर है केस स्टडी एनालिसिस। और आपको केसेस से ही पता चलेगा कि यहाँ पे जो एनालिसिस हो रहा है वो है केस स्टडी एनालिसिस। एंड द लास्ट वन इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि मैथमेटिकल एनालिसिस जिनमें हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट लो या फिर एफ टेस्ट लो इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो इसका सही आंसर है 3। In a research design involving in-depth study of one or a few people, historically with no manipulation of variables, although such manipulations can occur in contemporary designs. तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा रिसर्च डिजाइन ऐसा है जिसमें हम लोग इन डेप्थ स्टडी करते हैं एक या फिर उससे भी ज्यादा पीपल के बारे में, और हिस्टोरिकली मतलब हिस्ट्री में उनके साथ जो भी कुछ इवेंट्स हुआ है वहां पे हमने कोई भी डेटा को मैनिपुलेट नहीं किया है। ओके मतलब कोई भी वेरिएबल्स को हमने मैनिपुलेट नहीं किया है इन दिस रिसर्च डिजाइन। और जो कंटेम्पररी है यानी कि जो रियल टाइम है वहां पे हम लोग मैनिपुलेशंस कर सकते हैं वेरिएबल्स का। सो यहाँ पे इनमें से कौन सा ऐसा रिसर्च डिजाइन है? तो पहला ऑप्शन है इंटरव्यू। जैसे कि हमने देखा कि इंटरव्यू में हम लोग जो करते हैं वो है फेस टू फेस, हम लोग स्टडी करते हैं मतलब फेस टू फेस हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं जो भी पार्टिसिपेंट्स हो हमारे रिसर्च स्टडी में। यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं इसकी कोई बात ही नहीं आती है। मतलब हिस्टोरिकली तो हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे वेरिएबल्स को, बट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पीपल होते हैं, नॉट वन और अ फ्यू पीपल। ओके सो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा है क्वेश्चनेयर। जैसे कि हमने देखा कि इंटरव्यू में हम लोग ये करते हैं, बट क्वेश्चनेयर यानी कि सर्वे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑनलाइन मोड की मदद से हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों को, और यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं लोगों को। तो यहाँ पे भी हम लोग वन और फ्यू पीपल को नहीं लेते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तीसरा है केस स्टडी। सो केस स्टडी में हमने जैसे कि देखा यहाँ पे हम लोग इन डेप्थ स्टडी करते हैं एक या फिर उससे ज्यादा पीपल के बारे में, और यहाँ पे जो हिस्ट्री में इवेंट्स हुए हैं ऐसे पीपल के साथ, तो वहां पे हम लोग वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते हैं। बट अगर हम रियल टाइम में उनके साथ कोई भी इवेंट हो रहा हो तो वहां पे हम लोग वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं। सो यानी कि इसका सही आंसर है 3। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमें पूछा है विच मेथड ऑफर्स 3 फॉर्मेट्स फॉर टेस्टिंग थियरीज इंक्लूडिंग कंट्रोल्ड कंपैरिजन, कॉन्ग्रुएंस प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस ट्रेसिंग। तो यहाँ पे कौन सा रिसर्च मेथड ऐसा है जो हमें 3 फॉर्मेट्स प्रोवाइड करता है फॉर टेस्टिंग थियरीज, जिसमें कंट्रोल्ड कंपैरिजन आता है, कॉन्ग्रुएंस प्रोसीजर्स यानी कि कंपैटिबल प्रोसीजर्स, एंड प्रोसेस ट्रेसिंग। यानी कि प्रोसेस ट्रेसिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग देख सके कि जो हमारा रिसर्च का जो हाइपोथेसिस है वो उसको हम लोग आइडेंटिफाई भी कर सके और हम उसको टेस्ट भी कर सके, यानी कि प्रोसेस ट्रेसिंग। तो पहला है इंटरव्यू एनालिसिस। तो जैसे कि हमने देखा इंटरव्यू एनालिसिस में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, हम लोग फेस टू फेस इंटरव्यूज लेते हैं और हम लोग बाद में उसका एनालिसिस करते हैं। तो उसमें ये सारी चीजें नहीं आती है, मतलब उसमें तो कंट्रोल्ड कंपैरिजन आता नहीं है, बिकॉज वहां पे हम लोग कंट्रोल्ड जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो कंट्रोल्ड ग्रुप्स होते हैं उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। सो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा है केस स्टडी मेथड। जैसे कि हमने देखा केस स्टडी में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करते हैं, तो उसमें कंट्रोल्ड ग्रुप होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं, यानी कि उसमें कंट्रोल्ड कंपैरिजन तो आ गए। सेकंड इज कॉन्ग्रुएंस प्रोसीजर्स यानी कि कंपैटिबल प्रोसीजर्स, यानी कि ऐसे प्रोसीजर्स जो कंपैटिबल हो, राइट। सो केस स्टडी में हम लोग ऐसे मेथड्स तो इस्तेमाल कर ही लेते हैं, तो ये भी है उसमें। एंड द लास्ट वन इज प्रोसेस ट्रेसिंग। तो केस स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडियाज को फॉर्मुलेट करते हैं और उसको टेस्ट भी करते हैं। यानी कि ये तीनों भी जो फॉर्मेट्स है, अगर हमें किसी भी थियरी को टेस्ट करना है तो हम लोग केस स्टडी में ये तीनों भी फॉर्मेट्स होते हैं, मतलब केस स्टडी में ये तीनों भी फॉर्मेट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो ये इसका सही आंसर है।
तीसरा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड द लास्ट वन इज फोकस ग्रुप एनालिसिस। तो ये दोनों भी ऐसे टेक्निक्स है, मतलब एनालिसिस टेक्निक्स, इनमें ये तीनों भी फॉर्मेट्स साथ में नहीं होते हैं। सो ये दोनों भी एलिमिनेट हो गए। सो इसका सही आंसर है 2। स्टूडेंट्स, ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा है कि जब भी हम लोग एजुकेशन रिसर्च करते हैं तब केस स्टडी मेथड किसको इम्पोर्टेंस देता है। तो पहला ऑप्शन है प्रेडिक्शन, दूसरा है कॉजल कनेक्शंस, तीसरा है जनरलाइजेशन एंड द लास्ट वन इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि हमने देखा केस स्टडी मेथड में हम लोग मोस्टली जो स्टडी करते हैं वो डिटेल्ड स्टडी करते हैं अबाउट एनी इंडिविजुअल, एनी पर्सन, एनी ग्रुप, एनी फेनोमेनन, एनी सिचुएशन। तो यहाँ पे जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम लोग मोस्टली जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स के जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, ताकि हम लोग अच्छी तरीके से उनका डिटेल्ड में स्टडी कर सके। यानी कि इसका सही आंसर है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, यहाँ पे हमें पूछा है कि केस स्टडी रिसर्च का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, यानी कि केस स्टडी रिसर्च का ये एक यूनिक फीचर इनमें से क्या है। तो जैसे कि हमने देखा कि केस स्टडी रिसर्च में इन डेप्थ डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, कोई भी सिंगल यूनिट हो, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल हो, फैमिली हो, ग्रुप हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कम्युनिटी हो या फिर इवेंट हो। और केस स्टडी रिसर्च जो कंडक्ट करते हैं वो लोग होते हैं सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स फ्रॉम अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स। और केस स्टडी रिसर्च का इस्तेमाल हम लोग डिटेल्ड जो जानकारी होती है पर्टिकुलर सोशल फेनोमेनन के बारे में उसके लिए करते हैं कि हम लोग डिटेल जानकारी प्रोवाइड कर सके। और यहाँ पे हम लोग हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं और उनको हम लोग टेस्ट भी करते हैं। और यहाँ पे जो इंटरवेंशंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम लोग इवेल्युएट भी करते हैं। सो देखते हैं कि इसके पहला ऑप्शन क्या है, अराइविंग एट जनरलाइजेशन। जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि हम यहाँ पे स्पेसिफिक कंक्लूजन में आते हैं एट द एंड ऑफ केस स्टडी रिसर्च, तो ये वैसे भी एलिमिनेट हो गया। दूसरा है प्रेजेंटिंग अ डिटेल्ड केस हिस्ट्री। सो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हम लोग जो डिटेल जानकारी देते हैं, सो यहाँ पे हम लोग ये प्रेजेंट कर ही सकते हैं कि हम लोग डिटेल में केस हिस्ट्री प्रोवाइड करें, तो ये आ सकता है इसका आंसर। तीसरा है डेवलपिंग एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस। तो जैसे कि हमने देखा कि जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी केस के बारे में वो हम लोग यहाँ पे डेवलप करते हैं, तो ये इसका सही आंसर है। बिकॉज ये इसका यूनिक फीचर है, कोई भी केस स्टडी रिसर्च हो ये इसका यूनिक फीचर है। बट प्रेजेंटिंग अ डिटेल केस हिस्ट्री, ये हम कोई भी केस और स्टडी का जो पैटर्न होता है उसका जो हमें जानने की हमारा जो रिसर्च टॉपिक है उसके ऊपर ये डिपेंड होता है कि उसमें हम लोग केस हिस्ट्री के बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। यानी कि ये इसका सही आंसर है 3। एंड द लास्ट वन इज हेल्पिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द केस। ये भी हम लोग केस स्टडी के थ्रू कर सकते हैं बट ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है। सो ये दोनों भी एलिमिनेट हो गए, सो इसका सही आंसर है 3। सो स्टूडेंट्स, ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स द एम्फोसिस इज लेड ऑन नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स एंड मीनिंग गिविंग प्रोसेस। सो इनमें से कौन सा रिसर्च मेथड ऐसा है जो इम्पोर्टेंस देता है नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स को और मीनिंग गिविंग प्रोसेस को। सो पहले हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल मेथड, दूसरा है एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड, तीसरा है केस स्टडी मेथड एंड द लास्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। सो जैसे कि हमने कई बार देखा इसी लेक्चर में, एंड ये लेक्चर केस स्टडी रिसर्च मेथड पर ही है, यानी कि इसका सही आंसर है केस स्टडी मेथड। ओके, बिकॉज केस स्टडी मेथड ये एक ऐसा रिसर्च मेथड है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका इस्तेमाल सोशल स्टडीज में कर लेते हैं तो यहाँ पे केस स्टडी जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा इन इट्स रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। मतलब सोशल स्टडीज में जो सोशल फिनोमिनल जो सोशल इवेंट्स होते हैं उनको अगर हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे तो वो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में ही स्टडी करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एम्पिरिकल इंक्वायरी करेंगे और यहाँ की जो रिसर्च स्ट्रेटेजी होती है वो ऐसी होती है कि इट इज बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल थिंग्स, यानी कि एविडेंस बेस्ड थिंग्स।
एंड यहाँ की जो रिसर्च स्ट्रेटेजी होती है इट इज बेस्ड ऑन द इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ग्रुप इवेंट और इंडिविजुअल टू चेक और टू स्टडी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल कॉजेस. ओके, यानी कि it has the emphasis or it has the importance on naturalistic settings, यानी कि in the real life context, and also it's a meaning giving process as well. Okay, so इसका सही आंसर है 3. स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर.